हेलो बच्चों, हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। एम छो बहुत बढ़िया दोस्तों। आज हम एक नया जो चैप्टर है, नया सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ बच्चों। तो आप लोगों से गुजारिश है, बिल्कुल इस चीज़ को देखेंगे अच्छा से। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। बिल्कुल आप प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करेंगे बच्चों, और एक एक चीज़ को, एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है क्या, ये फुल मार्क्स कितना होगा 100 का, और 3 घंटा 15 मिनट टाइम रहेगा और 106 क्वेश्चन 106 क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। और देखो यहाँ क्या कहता है, परीक्षार्थी OMR पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या है बच्चों, 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के देने हैं आंसर के लिए, 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट जो उत्तर पत्रक में चिन्हित करें, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। तो देखो बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय है ना, तो ये जो कल्याण मंत्रालय द्वारा यह दिया गया था, तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन ए 18 खंडों में, ऑप्शन बी 19 खंडों में, ऑप्शन सी 20 खंडों में और ऑप्शन डी 21 खंडों में। तो बच्चों ये तुम्हारा आंसर होगा 21 खंड। इसका आंसर कितने का आएगा, 21 खंडों का में बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय इसको है ना प्रकाशित हुआ। चलो ठीक है आगे बढ़ें। यार 1 मिनट थोड़ा सा पतला कर लेते। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, बी नलिनी विलोचन शर्मा के, सी अशोक वाजपेयी के और डी अमरकांत के, ठीक है बच्चों। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भीमराव अंबेडकर होगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ही बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा बाई फुले के काफ़ी ये करीब थे, काफ़ी उसका चिंतन थे, काफ़ी उस पर समीक्षात्मक वर्णन भी उन्होंने किया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है ना, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा। देखो ये जो शीर्षक किस शीर्षक से लिया गया है, ये जो है विष के दांत शीर्षक से लिया गया है, जिसमें जो सेन साहब होते हैं उसका जो एक लाडला होता है, उसकी काफ़ी सारी बेटी होती है, 3-4 बेटी होती है, और उस बेटी का क्या है ना, एक जो है वो लास्ट में मतलब बेटा होता है, बेटा नहीं हो रहा था, लास्ट में एक पुत्र होता है जो काफ़ी वो प्यारा होता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में होता है। तो काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, या किसने कहा। तो ये आलो ने, सोफर ने, मुखर्जी साहब ने और रजनी ने। तो किसने कहा था, ये सोफर मतलब गाड़ी जो ड्राइवर था उसका सोफर बोलते हैं, तो सोफर ने ही कहा था ये काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है हुजूर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े तो आगे क्या, क्वेश्चन 4 कहता है किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया, है ना। ये वाक्य कब है, जब वो मदन ने जब उसको मारा था, उसके क्या कहते हैं वो कासू बाबू को खो खो जो हुई है ना, उसको मारा था,
और काफ़ी वो सेन साहब काफ़ी नाराज़ थे, है ना। और चूँकि सेन साहब के यहाँ ही गिरधर जी काफ़ी वो क्या करते थे, नौकरी करते थे, है ना। तो उसी के प्रांगण में किसी एक रूम में रहा करता था कोना में। तो काफ़ी क्रोधित था, हमेशा मार खाता था। जब भी कोई गलती होता था तो गिरधर के द्वारा मदन हमेशा मार खाता था अपने फादर के हाथों से। तो ये वाक़या है। तो किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। जब रात में वो आया तो बहुत डरा हुआ था कि आज पापा फिर हमको मारेंगे, लेकिन वो जैसे ही वो फादर उसके आमने सामना होता है तो क्या होता है, वो जो उसके फादर है बिल्कुल छाती से उठा के छाती से लगा लेता है ना। हाँ, तो ये बच्चों 4 का है, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया था। ऑप्शन सेन साहब की पत्नी गिरधर ने और गिरधर की पत्नी ने। तो किसने उठा लिया था। ये वाक़या उस समय जब रात को जो मदन आता है डरा हुआ रहता है कि आज फादर से फिर पिटाई मतलब खाएंगे, तो वो डरा हुआ रहता है। लेकिन जब आमने सामने होता है तो वो जो उसके फादर है मदन को मतलब ये गले से लगा लेता है। तो वो उसके फादर का क्या नाम था, गिरधर नाम था। क्या था नाम बच्चों, गिरधर। ये गिरधर ही था, ठीक है ना। तो गिरधर ने उसको छाती से अपने पुत्र को उठा लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। मदन पड़ोसियों के आवागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, है ना। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। कबड्डी खेल रहा था, है ना, कि गोली डंडा खेल रहा था, कि छुपन छुपी खेल रहा था, कि लड्डू नचा रहा था। तो एक्चुअली जो उस समय आवारागर्द छोकरों गली में मदन जो है ना कुछ लफंगों आवारागर्द लड़कों के साथ क्या था, वो गोली डंडा खेल रहा था। ये ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन क्या होगा, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। 4 जनवरी 1825 को, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को, 2 दिसंबर 1824 को और 7 जनवरी 1826 को। तो 6 दिसंबर को शायद ये है ना मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 1823 को, ठीक है ना। चलो तो ऑप्शन सी, ऑप्शन 6 का सी बी है आंसर, ठीक है ना। चलो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था। महात्मा गांधी ने, गुनाकर मूले ने, मैक्स मुलर ने, यतेंद्र मिश्र ने। तो ऑब्वियसली ये जो था बच्चों मैक्स मुलर ने ही हितोपदेश का, है ना, जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था। ये चूँकि विदेशी ये लेखक थे, इन्होंने काफ़ी हमारे देश के बारे में काफ़ी इन्होंने लिखा। तो एक्चुअली ऑप्शन सी होगा मैक्स मुलर, जिन्होंने हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था बच्चों। अब है 8 का। मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा। जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को और बौद्ध धर्म को। क्योंकि बौद्ध धर्म उस समय जिस समय मैक्स मुलर के समय में काफ़ी चीर परिचित था और काफ़ी उसमें कहावतें और दंत कथाओं का संग्रह भी है, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुआ मैक्स मुलर। और जब उनके यहाँ होने लगा, है ना, तो बौद्ध धर्म काफ़ी वो प्रचार प्रसार भी हुआ किसके थ्रू, मैक्स मुलर के थ्रू, ठीक है। चलो तो आंसर होगा बौद्ध धर्म। तो अब क्या होगा 9 का क्या होगा, दैवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। दैवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। देव विज्ञान, ये प्राचीन मानव नीति शास्त्र और विधि शास्त्र। तो होगा दैवत से देव होता है, इसलिए दैवत से देव विज्ञान ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो 10 का क्या है, चारू चंद्रलेख किनकी रचना है। चारू चंद्रलेख किनकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, रामविलास शर्मा। तो भीमराव अम्बेडकर तो होगा नहीं बच्चों, हजारी प्रसाद, है ना, और बिरजू महाराज तो होगा नहीं, रामविलास शर्मा तो होगा नहीं। एक्चुअली आंसर क्या होगा आपका, बी होगा, आंसर बी होगा। चारू चंद्रलेख किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग ये है ना, ये नाखून क्यों बढ़ता है, ये शीर्षक लिया गया है कि गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते थे। छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, और इनमें से कोई नहीं। तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून
रखना पसंद करते थे। ठीक है ना, आंसर सी होगा। क्या होगा? आंसर सी, बड़े बड़े देश। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो 12 कहता है, 12 क्वेश्चन नंबर 12, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, डी है लेखक की छोटी लड़की ने। क्या होगा आंसर? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं बच्चों, ये है आंसर डी। आंसर क्या होगा? डी। लेखक की छोटी लड़की ने ही कहानी आप शायद आपने पढ़ा होगा। तो लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछा था कि बताइए आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है ना, यही राइट आंसर होगा। चलो 13 का, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता। पुराने का मोह सब वांछनीय ही मतलब कि सब सही नहीं होता। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? विष के दांत का नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि और शिक्षा और संस्कृति। तो ये इसमें आंसर होगा, राइट आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है। राइट आंसर होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे। 14 का, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, भारतीय लिपियों की कहानी से, सौरमंडल से। तो जाहिर सी बात है लिपि है, तो ऑप्शन सी में भारतीय लिपियों की कहानी है बच्चों। तो राइट आंसर सी ही होगा, है ना। नागरी लिपि जो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में मिलती है? खरोष्ठी लिपि, कलिंग लिपि, कोंकणी लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, है ना। ये लिपियों, नागरी लिपि जो है ना शीर्षक जो है उसी से ये टॉपिक है। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा नंदी नागरी लिपि से लिया गया है कोंकण का ये सब सारा चीज़ जो कर रहा है। चलो और क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16 का, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? तो कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, कक्का द्वितीय, खोटिम अमोघ वर्ष। तो राइट आंसर होगा बच्चों कृष्ण प्रथम ही दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किसके गले में स्कॉटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था? ये काफ़ी चिर परिचित और प्रसिद्ध स्टोरी भी है, कहानी है। बहादुर के बारे में जो नेपाल से भाग के आया था, जिसका फादर युद्ध में मारा गया था। तो लेखक कहीं आया था, लेखक पकड़ के लाया था, लेखक का सलाह लेकर आया था। ये कहानी शायद आप लोग पढ़े होंगे। बहादुर काफ़ी कर्मठ होता है, काफ़ी तेज तर्रार बंदा होता है। तो ये लेखक के, बहादुर के, निर्मला भाई के, इनमें से कोई नहीं। तो ये बहादुर ऑब्वियसली यही आंसर आपका होगा बच्चों। 18 का, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अंबेडकर ने, अमरकांत ने और रामविलास शर्मा ने। किसने लिखा था? अमरकांत ने, है ना। अमरकांत ने सुखजीवी नामक उपन्यास लिखा था। चलो बहादुर 19 का क्या है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? अभी तो बताया था, बाढ़ से, घरेलू झगड़े से, भूकंप से, युद्ध से। तो युद्ध में बहादुर का बाप मारा गया था। ठीक है बच्चों, चलो 20 का क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 20 का, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन। तो हिदायत मतलब किसी को हिदायत देते हैं। तो बच्चों चेतावनी ही राइट आंसर होगा। प्रगतिशील आलोचना इन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा, विवाद, मूर्त ज्ञान। ये क्या है? मूर्त ज्ञान आंसर होगा, है ना। प्रगतिशील आलोचना इन अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? तो मूर्त ज्ञान है, ये राइट आंसर होगा बच्चों। चलो सोन नदी के दूसरी ओर आवन्यों, है ना, आवन्यों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मादा मोजेल, द आवन्यो, ला शत्रुज,
विल नव लॉ अवन्यो, और इनमें से कोई नहीं। तो यही आंसर होगा सी का, विल नव लॉ अवन्यो, लवन्यो, ठीक है ना, यही बच्चों उसका आंसर होगा। चलो, साहने शब्द का अर्थ क्या है? साहने शब्द का अर्थ क्या है? प्रभाती, भीम पलासी, मुल्तानी, सुशीर वाद्यों में सा। तो क्या होगा ऑप्शन? यही होगा ऑप्शन, सुशीर वाद्यों में सा साहने शब्द का अर्थ होता है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों 24 का क्या होगा? लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं? क्या होगा ऑप्शन? कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया और गुजराती। तो ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए होगा राइट आंसर, कन्नड़। ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 25 का साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? 67 में कि 68 में, 69 में कि 70 में? तो 1968 ईस्वी में आपने कहानी पढ़ा होगा। तो 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास कहानी संकलन सन्ना कथेगुल्लू को किस वर्ष पुरस्कृत किया था? यही होगा आंसर। ठीक है ना। चलो तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा था? ये कहा था नजम्मा ने कि मगम्मा की बेटी ने कि मगम्मा का बेटा ने कि रगम्पा ने? तो इसने कहा था मगम्मा का बेटा, है ना, मगम्मा का बेटा ही कहा था। हाँ, मगम्मा का बेटा ने कहा था क्या? तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? तो आंसर 26 का सी होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 27 के देखो, किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ईश्वर पेटलीकर, है ना, सुजाता, सावर दैया और सात कोड़ी होता। तो सात कोड़ी होता ये उड़ीसा के प्रसिद्ध लेखक हैं और इन्हीं में ये उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया हुआ है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? तहसीलदार घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में? इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली हम सभी जानते हैं लक्ष्मी जो है तहसीलदार के घर में काम करती थी। और ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप जानते होंगे। गुणनिधि था, केशव था, श्याम था। बताओ फटाफट। लक्ष्मी के पड़ोस का काफ़ी लड़का पढ़ाकू था। तो अरे बच्चों यही होगा बी, ऑप्शन बी। क्या होगा? हाँ, गुणनिधि ही राइट आंसर होगा। चलो, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम है सुजाता, सात कोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर और श्रीनिवास। बोलो कौन है इसके राइटर? ये इसके राइटर है ईश्वर पाटलीकर। यही जो राइट आंसर होगा, ईश्वर पाटलीकर। ठीक है बच्चों। 31 का क्वेश्चन नंबर 31 है ना। चलो और पता लगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहते हैं बच्चों? माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की, हाँ, झोपड़ी की, गौशालाओं की, कैदखाने की? तो बच्चों आप लोग जानते हैं क्या आंसर होगा? गौशालाओं की, है ना। हमेशा माँ जी गौशालाओं की उपमा दे दिया करती थी अस्पताल के तौर पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या 32 क्या कहता है? पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आँखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑप्थल्मोस्कोप से, स्टेथोस्कोप से, प्रॉक्टोस्कोप से और इंडोस्कोप से। तो ऑप्थल्मोस्कोप से, है ना, ये इसका जांच किया गया था। ठीक है ना। आँख का बीमारी जो होता है ऑप्थल्मोलॉजी बोलते हैं उसको, है ना। 33 का, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? ये बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही थी कि नारायण की पत्नी भवरी ने कही थी कि कैलाश की पत्नी राधा ने कही थी? इनमें से कोई नहीं कहा था। तो ये राइट आंसर क्या है बच्चों? ये का बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने ये कही थी। क्या कही थी? कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। ठीक है। अच्छा
34 का, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। शीर्षक कविता के रचनाकार का नाम क्या है? रसखान, घनानंद, हाँ, और गुरु नानक और प्रेमधन। तो बच्चों ये जो गुरु नानक साहब थे इन्होंने ही लिखा था कि राम नाम बिनु बिरथे जग जाने। आगे बढ़ते हैं। 35 पे क्या आंसर होगा बच्चों, देखते हैं। 35 क्या कहता है? आईनी शब्द का अर्थ क्या है? आईनी दीवार होता है, चबूतरा होता है, कि गृह मतलब घर होता है, कि छत होता है? तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यही गृह होता है। क्या होता है? गृह, घर। अच्छा 36 का क्या है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी हमारा बोली कब विष के समान हो जाता है? निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों से क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा, राम नाम के बिना हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है ना। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। मो मन मानिक ले गो चित्ते चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कवि साथ से उद्धृत है? प्रेम ऐनी श्री राधिका, है ना, प्रेम ऐनी श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा की भारत माता। तो ये जो है रसखान साहब का है। हाँ, ओ मन मानिक ले गो चित्ते चोर नंद नंद, ये प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक से लिया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए राइट आंसर होगा बच्चों ए। 38 का आता है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि के नाम क्या है? सुमित्रानंद पंत है, कि वीरेंद्र डंगवाल है, कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन है, और जीवानंद दास जी हैं। ये तो बंगाल के कवि काफ़ी प्रसिद्ध लेखक थे। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ही इसके जो है लेखक हैं। क्या? स्वदेशी जो शीर्षक कविता है इसके जो कवि हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन हैं। दिस इज योर राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 39 का। 39 क्या कहता है? 39 कहता है, निम्न में से कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की है? भारत माता है, कि लौट कर आऊँगा फिर, ये तो उसका है, एक वृक्ष की हत्या, और जिन जनपद। ये जिन जनपद है जो बच्चों, यही रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की है। ठीक है ना। डी का आंसर होगा। 40 का देखो, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जिन जनपद से, हारे को हरिनाम से, है ना, प्रेमधन सर्वस्व से, परशुराम के प्रतीक्षा से। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? प्रेमधन सर्वस्व से या स्वदेशी कविता संकलित किया गया। ठीक है ना बच्चों। चलो 41 क्या कहता है? 41 कहता है 41 क्या कहता है? सुमित्रानंद पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? बागेश्वर के रहने वाले थे, कि अल्मोड़ा के रहने वाले थे, कि चमोली के रहने वाले थे, कि देहरादून के रहने वाले थे? एक्चुअली हमारे प्यारे दोस्तों बच्चों, सुमित्रानंद पंत जो है उत्तरांचल के अल्मोड़ा के रहने वाले थे, है ना, अल्मोड़ा के ये रहने वाले थे, वहीं इसका जन्म हुआ था। तो 42 क्या कहता है? भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? पल्लव से, वीणा से, ग्राम्या से, कि ग्रंथि से? तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सी, ग्राम्या से भारत माता शीर्षक कविता ली गई है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 43 का। 43 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। एक्चुअली बच्चों जानकारी मैं दे दूं कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया गया था उसको उर्वशी, है ना, उर्वशी की रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को, है ना, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। काफ़ी बड़ा पुरस्कार होता है साहित्य के क्षेत्र में, तो ये आप लोग याद रखेंगे। चलो 44 देखते हैं क्या है। 44 क्या है? देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, और अक्षर ज्ञान। तो क्या होगा? जनतंत्र का जन्म शीर्षक से, है ना, ये हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान, हाँ, अक्षर ज्ञान, ये बी होगा ऑप्शन। क्या होगा? बी, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो आंसर क्या होगा? राइट, जनतंत्र का जन्म। चलो बच्चों 45 देखते हैं। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे की कविता कौन है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा।
सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन यज्ञ की जो कविता है वो क्या है? जनतंत्र का जन्म है ना, यही कविता है। ठीक है। छियासी का कुंवर नारायण सिंह रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? काव्य संग्रह है कि कहानी संग्रह है कि साक्षात्कार है कि समीक्षा है? तो कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? कहानी संग्रह है इन दिनों की समीक्षा है, साक्षात्कार है? राइट है। तो हाँ, तो बच्चों 45 क्या होगा बच्चों? 45 क्या आंसर होगा? निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन यज्ञ की कविता कौन है? निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन यज्ञ की कविता कौन है? लौट कर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? हिरोशिमा होगा। चलो नेक्स्ट 46 क्या कहता है? कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है? काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है, साक्षात्कार है, समीक्षा? तो क्या आंसर होगा? काव्य संग्रह है ये कुंवर नारायण रचित इन दिनों का। ठीक है ना। 47 मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी का है, हमारी नींद, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म। तो ये हमारी नींद से है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कवित्री अनामिका के पिता क्या नाम था? कवित्री अनामिका के पिता क्या नाम था? श्यामानंदन किशोर था, विष्णु भारद्वाज था, भरत किशोर था, रविशंकर था? क्या था? श्यामानंदन किशोर था। ठीक है ना। और 49 क्या कहता है? अनुष्टुप किनकी रचना है? अनुष्टुप किनकी रचना है? प्रेमधन की, सुमित्रानंद पंत की, अनामिका की, गुरु नानक? तो 49 होगा बच्चों अनामिका। क्या होगा? अनामिका राइट आंसर होगा। अनुष्टुप इनकी रचना अनामिका की। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है? अंग के ड को क्या समझता है? बहन, बेटी, माँ, दादी? तो क्या होगा? ऑप्शन माँ समझता है। ठीक है ना। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। पार्ट 2 में फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, फिर आप लोगों से रूबरू होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिला दो